Very good morning to all the students. Today I'm going to describe the theory of Adam Smith regarding the civil society. How Adam Smith recognized the civil society and the concept of civil society in the European society. So he was born in 1723 and he was died in 1790. एडम स्मिथ जो थे वो स्कॉटलैंड कंट्री से बिलोंग करते थे जो कि यूके के अधीन आती है एंड ही वाज ए लीडिंग फिगर ऑफ द स्कॉटिश एनलाइटमेंट एंड अमंग द अदर थिंग्स ही आल्सो चेयर मॉरल फिलॉसफी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। देखिए एडम स्मिथ जो हैं वो यूके के अधीन जो कंट्री है स्कॉटलैंड उनके निवासी थे और जो ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से देखा गया था उन्होंने काफ़ी क्लोजली उसको ऑब्जर्व किया था और उन्हीं चीज़ों को एज पर द नीड उन्होंने अपनी थॉट्स के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया। सो एडम स्मिथ इज ऑफन साइटेड एज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल फोरफादर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। एडम स्मिथ का नाम उन इंटेलेक्चुअल्स में लिया जाता है, उन फोर फादर्स में लिया जाता है जिन्होंने सिविल सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को ना कि बनाया बल्कि उनको अच्छे से डिस्क्राइब भी किया और उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी नीड को, समाज को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करके बताया। तो ही वाज अमंग द दैट्स काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल पर्सन इन द यूरोपियन सोसाइटी। ही इज बेस्ट नोन एज पायनियर of political economy and he was also a moral philosopher with a keen interest in social theory and human psychology। देखिए एडम स्मिथ जो थे एक डिफरेंट टाइप के फिलोसोफर थे जिन्होंने अपना मेन इंटरेस्ट जो उनको शो किया था वो पॉलिटिकल इकोनॉमी में शो किया था। राजनीतिक आपकी जो अर्थव्यवस्था होती है उससे वो काफी जुड़े हुए थे और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे बताया था। और एक मॉरल फिलोसोफर थे, काफी इंटरेस्ट था उनका सोशल थ्योरी में और ह्यूमन साइकोलॉजी, मतलब इंसान की जो मनोवैज्ञानिक भाव हैं वो कैसे प्रकट होने चाहिए, वो कैसे इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग बताने चाहिए, ये भी उनका एक अपना अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू था। नेक्स्ट इज स्मिथ ने दो बड़ी अच्छी किताबें लिखी थी। ही हैज रिटन बुक्स इज वेरी फेमस। फर्स्ट जो उनका मेजर वर्क था द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट that was written in 1759 and he is very better known for an inquiry into the nature and causes of the wealth of nation that he has written it in 1776 which secured his reputation as a father of modern economics। स्मिथ ने जो है वो दो बुक्स लिखी थी जिसमें आपका पहला बुक जो आप इसमें स्टडी करते हैं वो आपका रहेगा इसमें थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स का। और उनका जो एक जो प्रसिद्धि लेवल है, जो फेमस लेवल है वो आया था वेल्थ ऑफ नेशन बुक से, जिन्होंने उसमें अपना कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी जो है मेंशन किया था और इसी की वजह से उनको आर्थिक जो हमारी आधुनिकता आर्थिकवाद पे टिका हुआ है उसका पिता भी समझा जाता था। Then Smith most influential ideas relate to his theory of natural liberty। लेकिन उनका जो एक influential idea था, influential idea that means वो अपनी थ्योरीज के माध्यम से बताना क्या चाहते थे। उनका सबसे बड़ा कंसर्न था नेचुरल जो लिबर्टी होती है उससे कंसर्न वो ज्यादा थे। नेचुरल लिबर्टी मतलब जो प्राकृतिक चीजें हैं उनपे जो एक फ्रीडम होनी चाहिए वो उसके पक्ष में थे और उसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए बिकॉज मैन आर नेचुरल ह्यूमन बीइंग, जो एक प्रकृति में हमारा जन्म हुआ है हम उसी से रिलेट करते हैं, तो जो भी नीड है हमारी उसके अकॉर्डिंग वो पूरी करी जानी चाहिए। Then the free market, he always in the favor of free market system without any laws and rules and regulation, and also he believed in the positive effect of self interest। उन्होंने एक सेल्फ इंटरेस्ट की भी बात कही थी
कि अपना भी एक इंटरेस्ट होता है हर पर्सन का, जो भी पूरा होना चाहिए, बट विद ए पॉजिटिव इफेक्ट, एक पॉजिटिविटी वे के साथ वो पूरा किया जाना चाहिए। He did not invite a separate type of civil society. उन्होंने कोई अलग तरह की सिविल सोसाइटी नहीं बनाई थी, ना बताने की कोशिश की थी। उन्होंने बस एक स्पेशल पोजीशन बताई थी, एक ब्रॉड सेंस में, स्टेट के अकॉर्डिंग, कि होना क्या चाहिए सोसाइटी में, सोसाइटी किस तरह की होनी चाहिए। बस उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहीं तक बताया था, और उसको फिर हमने एक तरह से सिविल सोसाइटी के रूप में ही समझा, क्योंकि उनका जो माइंडसेट था कॉन्सेप्ट के ऊपर, regarding the changes that bring by the industrial revolution and industrialization, उसी के अकॉर्डिंग उनका जो कॉन्सेप्ट है वो सिविल सोसाइटी के रूप में ट्रांसफॉर्म हुआ। एंड ही व्यू सोसाइटी इन द लाइट ऑफ इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। उन्होंने सोसाइटी को किस तरह से देखा, इकोनॉमिक, आर्थिक आधार पर, और कमर्शियल एक्टिविटीज, जो ट्रेड, कॉमर्स, सेल परचेज का काम होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होती है मार्केटिंग का, उसके आधार पर इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, विच वर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंस थे, क्योंकि सेकेंड हाफ जो 18th सेंचुरी का था वो बदलाव का युग था यूरोप में। उस ड्यूरेशन में पैसा और आपका जो व्यापार है, मतलब मनी, जो रिलेट करता है डायरेक्ट इकोनॉमी से, सोसाइटी से, और कमर्शियल एक्टिविटीज, ये ही तीनों चीजें थी जो ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट बनी हुई। नेक्स्ट इज 4 एलिमेंट्स ऑफ सिविल सोसाइटी। देखिए, एडम स्मिथ ने अपनी तरह से 4 ऐसे एलिमेंट बताए थे सिविल सोसाइटी के, जिसको काफी अच्छे ढंग से उन्होंने समझाया भी था, और उन्हीं के ऊपर उनकी थ्योरी जो है वो पेश करती है। इंडिविजुअलिटी विद सिंपैथी, उन्होंने सबसे पहले इंडिविजुअलिटी पे बात की थी, कि हाउ इंडिविजुअल पर्सन इज देयर टू कंप्लीट देयर नीड्स, कंप्लीट कैसे करता है, उसके साथ सिंपैथी कैसे अटैच होती है, and what are the problems in any individual is getting while completing any kind of need in society. Second, free market. He is always in the uh, favor of free market system anywhere in the world, not in a state, not in a country, everywhere. Then decent, that means civilized society की उन्होंने बात की कि सभ्य समाज होना चाहिए, तभी कोई देश या कोई सोसाइटी तरक्की कर सकता है। और लास्ट में उन्होंने जो अपना एक पैटर्न बताया था कि लिमिटेड गवर्नमेंट रूलिंग होनी चाहिए, एक्सेस में रूल लॉज वगैरह ना बनाए जाएं, और उसी के बेस पर आप उसको पूरा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। तो लिमिटेड गवर्नमेंट रूल जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो इन हिज थ्योरी ऑफ सोसाइटी, जो उन्होंने अपने समाज के ध्यान में रखते हुए एक थ्योरी दी थी, सिद्धांत दिया था, काफी लोग उसको सिविल सोसाइटी की थ्योरी भी मानते हैं। देयर वाज हार्डली एनी इंपॉर्टेंस, उनकी किसी भी थ्योरी में, या जो उन्होंने सिविल सोसाइटी के अकॉर्डिंग दी थी उस थ्योरी में, उन्होंने कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया ज्यादातर। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को उन्होंने कभी ताज्जुब नहीं दिया। इज ऑलवेज इन द फेवर ऑफ दैट 4 एलिमेंट्स, कि ऐसा होना चाहिए। गवर्नमेंट का जो मेन रोल है वो बाद में आना चाहिए, वो भी लिमिटेड वे में, ताकि आम जनता को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो उसको अच्छे से एक्सेस कर पाए जो उसको चाहिए। देन ही वाज अ चैंपियन ऑफ laissez-faire एंड एवरीथिंग वाज कंडक्टेड ऑन रूल्ड बाय नेचुरल ऑर्डर। वो चाहते थे कि समाज में कानून हो, लेकिन नेचुरली हो, मैन मेड ना हो। और लेसेज फेयर मतलब आप अपनी जरूरतें टाइम से पूरा कर पाए, आप अपने जीवन का आनंद ले पाए, आपके ऊपर कोई बंदिश ना हो, बट यू विल ऑलवेज वर्क इन ए पॉजिटिव वे, नॉट इन ए नेगेटिव वे। तो लेसेज फेयर इसी से जुड़ा है। और एवरीथिंग बट एवर इज गोइंग इन द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू नेचुरल ऑर्डर, एक प्राकृतिक तरीके से वो होना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में हम अपनी फ्रीडम को दें और वो फिर हमें कोई काम ना कर सके। नेक्स्ट विल बी The main point is that स्मिथ was against any man-made law। जैसे मैंने अभी बताया, स्मिथ जो थे वो किसी भी इंसान के द्वारा बनाए गए कानून के पक्ष में नहीं थे, खास करके फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपका सामान्य जो प्रशासन होता है, इन रिगार्ड टू द सोसाइटी, बिकॉज his opinion that it will restrict the freedom of people। अगर हम ऐसा करेंगे, अगर ज्यादा से ज्यादा हम इंसानी कानून बनाएंगे, सोसाइटी को रूल करने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या करेगा, हमारी आजादी को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, पाबंदी लगा देगा, लिमिटेड वे में हमें जीने का मौका देगा।
एंड जो इनिशिएटिव्स हैं आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, उससे भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो भी आप ज्यादा एक्सेस नहीं कर पाओगे, आपके ऊपर बंदिश ज्यादा लग जाएगी, आप फ्रीली काम नहीं कर पाओगे। एंड अलॉन्ग विद एडम स्मिथ देयर आर वेरियस इंडिविजुअल आल्सो, अलग अलग तरह के इंडिविजुअल स्कॉलर्स भी थे जिन्होंने अपना व्यू पॉइंट उनके अकॉर्डिंग ये बताया था कि दे आर आल्सो नॉट इन फेवर ऑफ मैनमेड लॉज, वो भी मैनमेड लॉज के फेवर में नहीं है, और जो कि एप्लीकेबल होता है मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी, फ्री सोसाइटी के पक्ष में थे, और यही उनका लास्ट तक मेन मोटिव था सिविल सोसाइटी की थ्योरी देने के लिए। तो बोथ सिविल सोसाइटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिगेन टू फ्लोरिश, दोनों ही चीज, दोनों ही कॉन्सेप्ट, जो सिविल सोसाइटी का था और एडमिनिस्ट्रेशन का था, वो फ्लोरिश करना स्टार्ट हुआ इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, क्योंकि 18th सेंचुरी के एंड में तो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था, और उसी के अकॉर्डिंग इसकी नीड क्यों पड़ी, व्हाई दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट आर फ्लोरिशिंग, क्यों जरूरत पड़ी। फर्स्ट, when Smith wrote, England was already the most advanced capitalist country। देखिए स्मिथ ने लिखा था, इंग्लैंड को ध्यान में रखते हुए जो उन्होंने बदलाव देखे थे, उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड जो है 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं, अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूरोप की, तो इंग्लैंड में सबसे ज्यादा पैसा था, एक एडवांस कंट्री था उस टाइम का इंग्लैंड, जिसको वर्ल्ड की सारी पॉपुलेशन, सारी जो एक कैपिटलिस्ट चीजें हैं, जो भी संसाधन है एक्यूमुलेटेड करने पे वो लगा हुआ था, और वो प्रिपेयर ही कर रहा था अपने आप को एक इंडस्ट्रियल लीडरशिप बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल लीडर बनाने के लिए पूरे विश्व का, जिसको एडम स्मिथ ने क्या रिकॉग्नाइज किया, वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने इंग्लैंड को 18वीं 19वीं शताब्दी का वर्कशॉप बताया था, जो कि पूरे विश्व को रूल करना चाहता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड वेल्थ जो था उसने अलग अलग देशों को बंदी बनाकर, बंदी मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि अपने अधीन लेकर, गुलाम बनाकर उनके रिसोर्सेज पर काबू पाया। जैसे इसमें हमारा भारत देश भी एक है, इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री जिसको 200 साल तक ब्रिटिश ने रूल किया था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए ट्रेड एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग एंटर किया था, और बाद में जो जितने भी वेल्थ एक्यूमुलेटेड है, रिसोर्सेज है, उन्होंने एक्सेस किया था, और अननेसेसरी रूलिंग, जैसे हमने भी पढ़ा एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग कि वो नीड नहीं है उनकी सोसाइटी में, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इंडिया को रूल करना स्टार्ट किया। वो अलग अलग देश थे जिन्होंने इंग्लैंड के अधीन काम किया है, और उनको रूल भी इंग्लैंड ने किया है, उनका रिसोर्सेज एक्सेस किया है, उनके ऊपर अथॉरिटी अपनी लगाई। तो ये स्मिथ का एक पॉइंट ऑफ व्यू था, और इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि समाज में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखा गया है। सो बोथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखिए पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति आई, बदलाव आया, बदलाव आने से क्या हुआ, मशीनीकरण का उपयोग ज्यादा हो गया, मशीन्स का उपयोग ज्यादा हुआ, उससे प्रॉब्लम क्या आई, बिजनेस एक्टिविटी तो बढ़ी, लेकिन क्लैशेस हुए। क्लैशेस किस लेवल पे हुए, क्योंकि अलग अलग तरह के कानून बनाए गए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में। सोसाइटीज ही दो तरह से क्रिएट हो गई थी, जैसे मैंने आपको कार्ल मार्क्स के बारे में बताया था कि उन्होंने दो सोसाइटीज के बारे में बताया था अपनी थ्योरी में, दैट वाज देयर। तो टू अपोजिट क्लासेस वर emerged due to the industrial revolution and industrialization। इसका पहला जो वर्ग था वो बना था वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास दैट मीन्स जो काम करने वाले बंदे थे, मतलब ऐसा वर्ग जो नौकरी वगैरह या इस टाइप के जो काम है पैसे के लिए करते थे फॉर सैलरी पर। और एक दो वर्ग था इसमें बोर्जुएसी। बोर्जुएसी का मतलब है कि रूलिंग क्लास, जो सोसाइटी को रूल कर रहे थे, जिनके पास बेशुमार पैसा था, दे वर द रिच पर्सन्स, और उन्होंने अपनी तरह से सोसाइटी को रूल करना चाहा। दे हैव कैप्चर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सेस लिया, और आम जनता का या जो व्यक्ति उनसे जुड़े हुए थे, जो वर्किंग क्लास थी, उनका शोषण करना स्टार्ट कर दिया, और उनकी जो डिमांड थी वो कभी पूरी नहीं होने दी, या उनको मिनिमम डिमांड्स के साथ जीने दिया। तो यहाँ पर एक क्लैश जो है वो उजागर हुआ, और उस क्लैश के अकॉर्डिंग सोसाइटी को दो अलग अलग पार्ट में बंटना पड़ा। ये वो दोनों क्लासेस थी जिसकी वजह से ऐसे वर्ग उभरे जो इन सोसाइटी, जो ये आपकी वर्किंग क्लास है, इसको ज्ञान देने के लिए या इसको हेल्प करने के लिए बनेगी। और वो वर्ग कहाँ से बने, लेट मी से दैट वो वर्ग बने, their interests were opposite and they give birth to conflict।
जो इंटरेस्ट लेवल था इन दो क्लासेस का, वर्किंग क्लास और रूलिंग क्लास का, वो क्लैश में आया और उस क्लैश की वजह से जो कैपिटलिस्ट क्लास थी उसने अपना एक अलग वर्ग बनाया, पूंजीवादी वर्ग कह सकते हैं हम, कैपिटलिस्ट क्लास। और उससे उसके क्या हुई, उसको उसकी स्ट्रेंथ भी हुई और उसने अलग अलग तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स में दखलंदाजी, इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिए। दे वांट टू रूल द ऑल द अथॉरिटीज, वो सभी मिनिमम अथॉरिटीज को रूल करना चाह रहे थे, गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेके काम करना चाह रहे थे। लेकिन इनमें से भी कुछ ऐसे वर्ग थे जो इसमें पब्लिक डेवलपमेंट का जो काम है वो कर रहे थे। तो इन्हीं में से कुछ अलग ग्रुप क्रिएट हुए जिसको सिविल सोसाइटी का नाम जो है एडम स्मिथ ने दिया। नॉट ऑल द रिच पीपल्स वर अलाइक, वो सभी अलाइक नहीं थे कि सबको शोषण नहीं करना था। देयर वर सम पीपल, देयर वर सम पर्सन्स, सम बिजनेसमैन who came forward to have that person, उन्होंने उनकी समस्याएं भी सुनी, कुछ अधिकार भी दिए, कुछ सुलझाया भी उनका मैटर, कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व की। तो दिस काइंड ऑफ सोसाइटी, दैट इज सिविल सोसाइटी, emerged with the effect of industrial revolution and industrialization। लेकिन एडम स्मिथ का जो मानना था कि वो एक ऐसे समाज की कामना करते थे, एक ऐसे सोसाइटी को देखना चाह रहे थे कि जहां पर सबके पास फ्रीडम हो काम करने के लिए, सबको रोजगार मिले, सब अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाए, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी जो बने। और उसके अलावा जो मार्केट इकोनॉमी है वो फ्री हो जाए, मतलब मार्केट इज फ्री फ्रॉम रूल्स एंड रेगुलेशंस। दैट्स व्हाई ही हैज कंसर्न्ड विद द यूरोपियन सोसाइटी, क्योंकि वहां पर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था वो सब मार्केट के बेस पे चल रहा था। जिसका मार्केट पे अधिकार था, एडमिनिस्ट्रेशन पे अधिकार था, पैसा था, ही हैज एक्सेस एक्यूमुलेटेड वेरी मच। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं था, दैट पर्सन सफर अलोन। तो एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग ये सिविल सोसाइटीज जो हैं इन्हीं तरह से उभरी थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ऐसे ऐसे ग्रुप बने थे जिसमें गरीब तबका भी था और अमीर तबका भी था, जो आपस में क्लैश ना करके एक साथ इंटरेक्शन करके चल रहा था। उसके साथ साथ एक ऐसी क्लास भी उभरी थी जो सोसाइटी को रूल करने के लिए या गवर्नमेंट को कैप्चर करके, कैप्चर इन द सेंस कि वो गवर्नमेंट को घूसखोरी करके पैसा देके अपने डिसीजन मेकिंग खुद करवाते थे। दैट मीन्स लॉ वगैरह जो कानून वगैरह बनवाते थे वो इम्प्लीमेंट कराते थे अपने तरीके से ताकि उनको प्रॉफिट मेकिंग हो। बट एडम स्मिथ वाज ऑलवेज अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ मैन मेड लॉस। वो इनके कभी फेवर में थे नहीं। उनको सिर्फ एक ही उनका मोटिव था, एक ही उनका माइंडसेट था कि दैट विल बी ह्यूमन सोसाइटी इज फ्री फ्रॉम मैन मेड लॉस। अगर ऐसा होता है देन all the person can survive easily and they can also live their life happily। तो ये था एडम स्मिथ का थ्योरी। नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट जो आपका वीडियो मिलेगा लेक्चर में, आई विल शेयर द थ्योरी ऑफ जॉन लॉक ऑन द बेसिस ऑफ हिज व्यू ऑफ सिविल सोसाइटी। थैंक यू वेरी मच।